नमस्कार, मैं डॉक्टर जेपी पात्रा आप सबको एल्गोरिदमिक समस्या समाधान की नींव एक व्यापक दृष्टिकोण का पहला क्लास में स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम एल्गोरिदमिक की परिभाषा और महत्व को समझने के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम के ऊपर में चर्चा करेंगे, देन बेसिक क्राइटेरिया ऑफ एल्गोरिदम के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ एल्गोरिदम, टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिदम एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्गोरिदम के बारे में भी चर्चा करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम। सो एल्गोरिदम क्या होता है? अगर मैं उसके डेफिनेशन की बात करूं, एल्गोरिदम इज द फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट प्रोवाइडेड बाय द यूजर टू सॉल्व ए पर्टिकुलर टास्क। इसका यह मतलब होता है एल्गोरिदम किसी विशेष कार्य को सॉल्व करने के लिए यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का एक सीमित सेट होता है। अगर दूसरी तरीके से हम बात करें, चरण दर चरण समस्या समाधान प्रक्रिया विशेष रूप से किसी समस्या को चरणों की एक सीमित संख्या में सॉल्व करने के लिए स्थापित पुनरावृत्ति कंप्यूटेशनल प्रक्रिया को एल्गोरिदम भी कहा जाता है। अब हम बेसिक क्राइटेरिया ऑफ एल्गोरिदम के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक क्राइटेरिया ऑफ एल्गोरिदम को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: इनपुट, आउटपुट, डिटर्मिनिस्टिक, फाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस। तो सबसे पहले हम इनपुट के बारे में चर्चा करेंगे। इनपुट क्या होता है? एक एल्गोरिदम एक या अधिक इनपुट लेता है जो प्रारंभिक डेटा या मान होता है जिन पर एल्गोरिदम आउटपुट उत्पन्न करने के लिए काम करता है। आउटपुट क्या होता है? इनपुट रिसीव करने के बाद में उस इनपुट को यूज करके जो डिजायर्ड एल्गोरिदम है या जो डिफाइन एल्गोरिदम है उस पर अप्लाई होता है और वो एक रिजल्ट देता है। उस रिजल्ट को हम आउटपुट बोलते हैं। डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि सपोज हमने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है और वो डिज़ाइंड एल्गोरिदम में 5 नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट है या फिर 10 नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट है। एज एन यूज़र मुझे वो 10 लाइंस या 5 लाइंस को इंडिविजुअल लाइन को जब मैं रीड करूँगा तो वो लाइन मुझे क्लियरली समझ में आए और उसमें नियतात्मक होना चाहिए, जिसका अर्थ ये है कि समान इनपुट दिए जाने पर एल्गोरिदम हमेशा एक ही आउटपुट उत्पन्न करेगा और चरणों का समान सेट का पालन करेगा। फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब होता है कि अगर यूजर ने एक एल्गोरिदम को डिजाइन किया है, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद में वो एल्गोरिदम टर्मिनेट होके करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स के लिए मैंने एक एल्गोरिदम डिजाइन किया है और उस एल्गोरिदम में सपोज 10 नंबर ऑफ स्टेप्स या लाइन प्रेजेंट है, तो 10 नंबर ऑफ लाइंस के बाद में मेरा एल्गोरिदम टर्मिनेट होके सही आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज फाइनाइटनेस। इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपने जो एल्गोरिदम डिजाइन किया है कितने प्रभावी रूप से आप उसको डिजाइन कर सकते हो। जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तब हम ध्यान देते हैं कि जो डिजाइंड एल्गोरिदम है, क्या वो डिजाइंड एल्गोरिदम मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस लेके आउटपुट देता है। अगर वो डिजाइंड एल्गोरिदम मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस में आउटपुट देता है तो उस एल्गोरिदम को हम इफेक्टिव एल्गोरिदम मानेंगे। अब हम चर्चा करते हैं डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ एल्गोरिदम। हमने देखा बेसिक क्राइटेरिया में 5 पार्ट्स अवेलेबल हैं, डिस्टिंक्ट एरिया में 4 पार्ट्स अवेलेबल है। सबसे पहले डिजाइन ऑफ द एल्गोरिदम होता है। इस पार्ट में हमें एक प्रॉब्लम दिया जाता है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें नए रूप से एक एल्गोरिदम को डिजाइन करना है। आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे एल्गोरिदम को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन एल्गोरिदम के डिजाइन के दौरान हमें कुछ बुनियादी मानदंडों का भी पालन करना होगा। नेक्स्ट वन इज वैलिडेशन ऑफ एल्गोरिदम। जब हमने एल्गोरिदम को डिजाइन कर लिया है, अब उसको हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेशन का मतलब होता है कि हमने जो एल्गोरिदम को डिजाइन किया है वो ऑल लीगल सेट ऑफ इनपुट के लिए सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज मैंने एडिशन के लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन किया है और मैं उस पर 2 इंटीजर को इनपुट दे रहा हूं, 2 और 3। जब इन दोनों को मैं एडिशन कर रहा हूं मुझे आउटपुट मिल रहा है 5। सेकेंड स्टेज पे मैं इनपुट दे रहा हूं 4 और 3। जब इनको मैं एडिशन ऐड कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 6। इसका मतलब है मैंने जो एल्गोरिदम डिजाइन किया है स्टेप 1 में, उस डिजाइन एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं पहला इनपुट दे रहा हूं मुझे सही आउटपुट दे रहा है,
लेकिन दूसरे बार जब मैं इनपुट दे रहा हूं वो मुझे गलत आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब है हमारे एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं डिज़ाइन है, वो हमारे आउटपुट को वैलिडेट नहीं कर रहा है, तो हमें वापस में जाके एल्गोरिदम को सही करना है। दूसरे प्रोसेस में क्या होता है कि सपोज मैंने जो एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है वो इंटीजर टाइप का वैल्यू को रिसीव करता है। तो सपोज मैंने 2 + 3 दिया, मुझे आउटपुट दिया 5, 4 + 3 दिया, उसने मुझे आउटपुट दिया 7। तो यहाँ पे अभी तक मैंने जो एग्जाम्पल दिया है उस पे मुझे दोनों में सही आउटपुट मिल रहा है। लेकिन मैं अगर थर्ड स्टेप में ए और बी प्रोवाइड कर रहा हूं, उस केस में मेरा डिजाइन्ड एल्गोरिदम मुझे एक एरर शो करेगा। क्यों कर रहा है? यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा एल्गोरिदम सही है, लेकिन जो इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो लीगल सेट ऑफ इनपुट उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम के लिए नहीं है, क्योंकि हमने वेरिएबल इंटीजर के लिए डिक्लेयर किया है और यहाँ पे जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कैरेक्टर टाइप का है। तो यहाँ पे एल्गोरिदम आपका सही है, लेकिन जो इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो गलत है। तो वैलिडेशन में हमें ये चेक करना है कि जो एल्गोरिदम है वो सारे इनपुट के लिए सही आउटपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और यूजर लीगल सेट ऑफ इनपुट को प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हम चर्चा करेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। सो एनालिसिस पिक्चर में तभी आता है जब आपके पास एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशन या एल्गोरिदम अवेलेबल है। सपोज आपने एक प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिदम को डेवलप किया है, तो आपको एनालाइज करना है इनमें से सबसे बेस्ट एल्गोरिदम क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं, सपोज हमें एक क्वेश्चन मिला हुआ है और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 2 डिफरेंट सॉल्यूशन अवेलेबल है। अब हमको एनालाइज करना है उन दोनों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन बेटर है। तो उस केस पे हम या तो मिनिमम टाइम या जो ईजीएस्ट वे में सॉल्व हो जाएगा उस सॉल्यूशन को पिक करते हैं। तो उस तरीके से जब हमारे पास में बहुत सारे एल्गोरिदम अवेलेबल है और उनमें से हमको एनालिसिस करके सबसे बेस्ट एल्गोरिदम को पिक करना है, तो हमें 2 फैक्टर पे एनालिसिस करते हैं। एक होता है मिनिमम टाइम और एक होता है मिनिमम स्पेस। तो हम उस एल्गोरिदम पे फोकस करते हैं जो एल्गोरिदम हमें मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस लेके आउटपुट प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट फेज में हम बात करेंगे टेस्टिंग या डिबगिंग। टेस्टिंग या डिबगिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब आपका एल्गोरिदम में या प्रोग्राम में कोई भी एरर प्रेजेंट है और उस प्रोग्राम को या एल्गोरिदम को आप एरर फ्री करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को हम टेस्टिंग या डिबगिंग कहते हैं। एल्गोरिदम के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। तो एल्गोरिदम का डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम प्रेजेंट है, जैसे कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, सर्चिंग एल्गोरिदम है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स, रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम्स, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम्स एंड बैकट्रैकिंग एल्गोरिदम्स। सॉर्टिंग एल्गोरिदम। सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सपोज आपको एक लार्ज सेट ऑफ एलिमेंट दिया गया है या कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आपको दिया है और उस ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उस केस पे आप सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम का एग्जाम्पल है बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट। सॉर्टिंग एल्गोरिदम का एप्लीकेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस के केस में भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं। डाटा कंप्रेशन, जैसे कि हम हॉफमैन कोडिंग एल्गोरिदम यूज़ करते हैं डाटा कंप्रेशन के लिए, उस केस में हम फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं कि इंडिविजुअल कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी के साथ में कंपैरिजन करते हैं और फिर उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके सॉल्व करते हैं। तो जहाँ पे हमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उस केस में हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं। तो कंप्रेशन एल्गोरिदम उसका एक एप्लीकेशन है। सर्चिंग एल्गोरिदम के केस में भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। सर्चिंग एल्गोरिदम। सर्चिंग एल्गोरिदम में सपोज आपको एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट दिया है और उस ग्रुप ऑफ एलिमेंट में आपको किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, तो आपको ऐसा एल्गोरिदम डिज़ाइन करना होगा कि वो एल्गोरिदम आपका तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक आपको वो डिज़ायर्ड एलिमेंट ना मिल जाए, या फिर आपने पूरा एलिमेंट को स्कैन कर लिया स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, लेकिन जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आपको नहीं मिल रहा है, उस केस में आपको प्रोसेस को स्टॉप करना है। तो आपका जो सर्चिंग एल्गोरिदम है जिसको आप डिज़ाइन कर रहे हो, आप हमेशा कोशिश करिएगा कि आपका डिज़ाइंड एल्गोरिदम
जब वो रिजल्ट को सर्च कर रहा है तो वो मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस लेके आपको वो आउटपुट प्रोड्यूस करे। सर्चिंग एल्गोरिदम का एग्जाम्पल है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च पे हमें जितने भी एलिमेंट दिया गया है हम एक एक करके स्कैन करेंगे और जो डिज़ायर्ड हमारा जो एलिमेंट है उसके साथ में कंपेयर करेंगे। जब हमें डिज़ायर्ड एलिमेंट मिल जाएगा तब हम प्रोसेस को स्टॉप करेंगे, अदरवाइज हम पूरे एलिमेंट को स्कैन करने के बाद में अगर हमें रिजल्ट नहीं मिला उस केस पे हम उस प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। बाइनरी सर्च पे हम जो सेट ऑफ एलिमेंट है उसको पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमें एक मिड वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होगा। मिड वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के बाद में जितने भी एलिमेंट उस मिड वैल्यू से लेस रहेंगे उनको हम लेफ्ट सब एरे में प्रोवाइड करेंगे और जितने भी एलिमेंट्स वो मिड वैल्यू से ग्रेटर रहेंगे उनको हम राइट साइड में स्टोर करेंगे। तो उस तरीके से हम वो ग्रुप ऑफ एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक होता है लेफ्ट पार्ट और एक होता है राइट पार्ट। और कोई भी एलिमेंट को अगर हमें सर्च करना है तो पहले हम वो सेंटर एलिमेंट या मिड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर वो एलिमेंट मिड एलिमेंट से लेस है तो हम सिर्फ लेफ्ट पार्ट को प्रोसेस करेंगे, राइट पार्ट को प्रोसेस नहीं करेंगे। लेकिन जिस भी एलिमेंट को हम सर्च करना चाह रहे हैं अगर वो मिड एलिमेंट से ग्रेटर है तो उस केस में हम राइट साइड को प्रोसेस करेंगे, लेफ्ट साइड को प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से हम ये टेक्निक यूज करते हैं किसी भी एल्गोरिदम में तो ये सर्चिंग बाइनरी सर्च का कंसेप्ट होता है। तो ये एक एग्जांपल है आपका सर्चिंग टेक्निक का। अगर इसकी हम एप्लीकेशंस की बात करें तो डेटाबेस के क्वेरीज में हम सर्चिंग एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, कोई भी डेटाबेस से कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अगर हमें रिट्रीव करना है उस केस में हम सर्चिंग एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। पाथ फाइंडिंग एल्गोरिदम में भी हम इसका अप्लाई कर सकते हैं, या जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम होते हैं उस पर भी हम सर्चिंग एल्गोरिदम का एप्लीकेशन कर सकते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम को बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज डिवाइड, सेकंड वन इज कॉन्क्यूर एंड थर्ड वन इज कंबाइन। सो डिवाइड में जो प्रॉब्लम हमें दिया गया है उस प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, उस पार्ट को हम डिवाइड बोलते हैं। कॉन्क्यूर में जो डिवाइड पार्ट है उसको हम रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं ताकि हमें एक पार्शियल आउटपुट मिले, और कंबाइन पार्ट में जो पार्शियल आउटपुट मिला है उनको कंबाइन करते हैं ताकि हमें फाइनल आउटपुट मिले। सो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर एल्गोरिदम एक समस्या समाधान दृष्टिकोण है जिस पे किसी समस्या को छोटी छोटी उप समस्याओं में विभाजित करना, उन्हें इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना और फिर मूल समस्याओं को हल करने के लिए उनके समाधानों को कंबाइन करना शामिल है। ये तकनीक रिकर्सन को फॉलो करता है, क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं, रिकर्सिवली उसको सॉल्व करते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं रिकर्सन की ज़रूरत पड़ता है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में रिकर्सन का यूज होता है, और रिकर्सन को यूज करके ये जो लार्ज प्रॉब्लम होता है उसको हम स्मॉल प्रॉब्लम में डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं डिवाइड एंड कॉन्कर की एग्जाम्पल की बात करूं तो मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड बाइनरी सर्च ये एग्जाम्पल्स हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम्स की। इसकी एप्लीकेशन हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स में करते हैं। क्लोजेस्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड एंड कॉन्कर का एप्लीकेशन करते हैं, या सब एरे को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं उस केस में भी हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। ग्रीडी एल्गोरिथम्स। ग्रीडी एल्गोरिथम एक समस्या समाधान रणनीति है जो ग्लोबल स्तर पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए काम करता है। ये इंडिविजुअल स्टेप में जो ऑप्टिमल
सॉल्यूशंस अवेलेबल होता है उसको पिक करता है और उसको लेके वो आगे बढ़ता है। अगर इसको मैं सिंपल स्टेप में एक्सप्लेन करूं, ग्रीडी एल्गोरिदम प्रत्येक चरणों में ये भविष्य में उन निर्णयों के परिणाम पर विचार किए बिना केवल उस समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर सर्वोत्तम निर्णय लेता है। इसका ये मतलब होता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम काम कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर टाइम में जो भी लोकल सोल्यूशन बेस्ट अवेलेबल है, लोकल बेस्ट सोल्यूशन जो अवेलेबल है वो उसको पिक करता है और इस उम्मीद के साथ वो आगे काम करता है कि ये लोकल बेस्ट सोल्यूशन उसको ग्लोबल बेस्ट सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। अगर ग्रीडी की एग्जाम्पल की हम बात करें, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, हॉफमैन कोडिंग और डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम ये इसके एग्जाम्पल हैं। ग्रीडी का एप्लीकेशन हम शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में यूज़ करते हैं, ग्राफ कलरिंग में यूज़ करते हैं या अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम में भी यूज़ करते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ में हमको एक ग्राफ दिया रहता है, जिस ग्राफ में एक स्टार्ट पॉइंट होता है या एक एंड पॉइंट होता है। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा मिनिमम पाथ को हम एक्सप्लोर करके पूरे वर्टाइसेस को ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो इस केस में भी हम ग्रीडी का एप्लीकेशन कर सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग जटिल समस्याओं को सरल उप समस्याओं में तोड़कर और प्रत्येक उप समस्याओं को केवल एक ही बार सॉल्व करने का एक टेक्निक है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, सपोज हमारे पास में एक प्रॉब्लम दिया है, उस प्रॉब्लम को अगर हमने एक बार सॉल्व किया है तो उसका आउटपुट को एक टेबुलर फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, ताकि फर्दर अगर वो सिमिलर प्रॉब्लम आए तो रिपीटेडली हम उसको सॉल्व ना करें, ताकि उसका जो रिजल्ट हमारे पास में स्टोर है उसका हम यूज़ कर सके। तो इसमें क्या होता है, जो टाइम, कंप्यूटिंग टाइम जो होता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रिपीटेडली उसी प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करेंगे तो हमारा कंप्यूटेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो कंप्यूटेशन टाइम को मिनिमाइज करने के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम एक बार कैलकुलेशन करते हैं और उसका रिजल्ट को हम एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर करते हैं, ताकि आगे चल के अगर उस प्रॉब्लम को हमें फिर से सॉल्व करने की ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा सॉल्व नहीं करके जो ऑलरेडी टेबुलेटेड रिजल्ट है उसका हम यूज़ करेंगे और आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का एग्जांपल मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन होता है। मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में हमें एक चेन ऑफ मैट्रिक्स दिया जाता है, उस पे से हमको आइडेंटिफाई करना रहता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की ज़रूरत है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक टेबुलर फॉर्म में जो वैल्यूज है उसको हम स्टोर करते हैं और फाइनली हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज़ करके मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। नैपसैक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में भी हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस केस में देखा था हम ग्रीडी को यूज़ करके भी हम नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ग्रीडी और डायनामिक प्रोग्रामिंग जो है ये दोनों ही एप्लीकेबल हो सकता है नैपसैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये दोनों अप्रोचेस से आपका जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस जो बेसिकली आपका डीएनए टेस्ट में यूज होता है, अगर डीएनए टेस्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं जिसको हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस एल्गोरिदम बोलते हैं, तो इसका भी एक एग्जांपल हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का ले सकते हैं, जिसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो मैक्सिमम सब एरे प्रॉब्लम में हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम में भी हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं और ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री में भी हम डायनामिक प्रोग्रामिंग का अप्लाई कर सकते हैं। रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम। रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम है जो कंप्यूटेशनल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अपने तर्क के हिस्से का रूप में कोई रैंडमाइज्ड नंबर का यूज़ कर सकता है। रैंडमाइज एल्गोरिदम का एग्जांपल्स क्या क्या हैं? रैंडमाइज क्विकसॉर्ट, रैंडमाइज प्राइमलिटी टेस्टिंग और मॉन्टे कार्लो एल्गोरिदम्स। क्विकसॉर्ट नॉर्मली हम डिवाइड एंड कॉन्कर में भी यूज़ करते हैं, लेकिन रैंडमाइज क्विकसॉर्ट में हम किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करके चेक करेंगे कि ये क्विकसॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस केस में हम रैंडमाइज क्विकसॉर्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर इसकी एप्लीकेशन की मैं बात करूं, क्रिप्टोग्राफी में हम रैंडमाइज एल्गोरिदम को यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जितने भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए भी हम रैंडमाइज एल्गोरिदम का यूज़ कर सकते हैं।
मशीन लर्निंग के कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी रैंडमाइज एल्गोरिदम का यूज हो सकता है, या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में भी हम रैंडमाइज एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए एक सीधा साधा तरीका है जो व्यवस्थित रूप में सभी संभावित समस्याओं का प्रयास करता है और उस समाधान का चयन करता है जो समस्याओं का मानदंड या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। इसमें जितने भी पॉसिबिलिटीज होता है उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। इनमें सभी संभावित समस्याओं का समाधानों का विस्तृत गणना और निर्धारित करने के लिए प्रत्येक समाधान का एग्जामिनेशन किया जाता है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को दूर करके हम एक प्रपोज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ब्रूट फोर्स का अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो सिमुलेशन एंड टेस्टिंग या फिर क्रिप्टो एनालिसिस के केस में भी हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का एप्लीकेशन स्ट्रिंग मैचिंग के केस में किया जाता है। नॉर्मली स्ट्रिंग मैचिंग क्या होता है, आपको एक स्ट्रिंग दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है एक सब स्ट्रिंग को कि वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग आपका जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। तो जिस पे आपका KMP एल्गोरिदम आता है, बोयर-मुरे एल्गोरिदम आता है, तो इस टाइप के जितने भी एल्गोरिदम है जो स्ट्रिंग मैचिंग से रिलेटेड है उस केस में भी आप ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम पासवर्ड क्रैकिंग के लिए भी, जब हमारे पास में कोई भी पासवर्ड है उसको अगर हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे या उसको ब्रेक करने के लिए एक एल्गोरिदम डेवलप करेंगे तो उस केस में भी हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में हम नॉर्मली जितने भी सॉल्यूशन हम जितने भी पॉसिबल प्रोसेस हो सकते हैं उसको ब्रेक करने के लिए हम इंडिविजुअल प्रोसेस को लेकर चेक करेंगे। अगर वो फेलियर हो गया तो हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। तो जो भी हमारे पास में डिजायर्ड प्रोसेस अवेलेबल है, अगर हमारे पास में 5 डिफरेंट प्रोसेस है जिसके तरीके से हम उस पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, वो सारे प्रोसेस को एक एक करके चेक करेंगे और जिसमें भी हमें सफलता मिलेगा उस प्रोसेस को हम फाइनलाइज कर सकते हैं, जिसको हम पासवर्ड क्रैकिंग में ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। या क्रॉसवर्ड पजल सॉल्विंग जो गेम है उसमें भी हम बहुत सारे जो हमारे पास में मेथड अवेलेबल है उस पर हम सॉल्व करते हैं और जिसमें हमें आउटपुट मिलता है उसको हम पिक करते हैं या फिर उसको हम ऑप्ट करते हैं। तो उसमें भी हम ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का यूज कर सकते हैं। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम। सो बैक ट्रैकिंग एक समस्या समाधान तकनीक है जिसका उपयोग उन समस्याओं के समाधान का खोजने के लिए किया जाता है जिस पे जो डिसीजन होता है वो सीक्वेंस में शामिल होता है। दैट मीन स्टेप 1 के बाद में अगर हमने स्टेप 2 में गया है और स्टेप 2 में हमें फिर डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता है तो हम स्टेप 2 से बैक ट्रैक करके स्टेप 1 में आ सकते हैं और उसके जो बाकी सीक्वेंस है उसको एक्सप्लोर करते हैं ताकि हमें फाइनल आउटपुट मिल सके। ये अलग अलग विकल्पों के बार बार आजमा कर और उन रास्तों से पीछे हटकर व्यवस्थित रूप से सभी संभावित समाधानों की खोज करता है जो डिजायर्ड आउटपुट तक ले जाता है। इसका मतलब है कि अगर सपोज मेरे पास में एक नोड 1 है, उसके 3 या 4 चाइल्ड अवेलेबल है, तो नोड 1 के बाद में अगर मैंने सेकंड को एक्सप्लोर किया और मुझे डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिला तो वापस में मैं फिर 1 पे आके 2, 3, 4 या 5 पाथ को भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। जब तक मुझे डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा मैं बार बार बैक ट्रैक करके आके जो सीक्वेंस होता है उसको मैं चेक करता हूँ और जो भी सीक्वेंस पे मुझे आउटपुट मिलेगा उसको मैं फाइनल आउटपुट के रूप में सेट करूँगा। अगर इसकी मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ तो एन क्वीन प्रॉब्लम है, सुडोकू प्रॉब्लम है या फिर सबसेट सम प्रॉब्लम, इस तरीके के प्रॉब्लम में हम जितने भी पॉसिबल अवेलेबल स्लॉट्स हमारे पास में रहते हैं इंडिविजुअल स्लॉट को हम चेक करते हैं और इसमें बार बार हम बैक ट्रैकिंग करते हैं। अगर कोई भी स्टेज पे पहुंच गए हैं, आगे हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है तो वापस से हम ओरिजिनल स्टेज पे आते हैं और वहाँ से फिर नई तरीके से उसको एक्सप्लोर करते हैं ताकि हमें फाइनल आउटपुट मिल जाए। अगर मैं बैक ट्रैकिंग का एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम, पासवर्ड क्रैकिंग और क्रॉसवर्ड पजल सॉल्विंग, ये जितने भी गेम्स हैं इसमें भी हम प्रीवियस में हमने देखा था, हमने ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम का भी यूज़ किया था। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम का भी यूज़ कर सकते हैं। सो अभी जितना भी हमने इस टॉपिक पे बात किया, हमने सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस किया, हमने सर्चिंग के बारे में डिस्कस किया, हमने ग्रिडी एल्गोरिदम के बारे में चर्चा किया, हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग, ब्रूट फोर्स और बैक ट्रैकिंग। तो इसके बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हमने देखा, आगे आने वाले क्लासेस में हम इंडिविजुअल टॉपिक के अंदर में एक एक प्रॉब्लम को लेके एक्सप्लेन करेंगे और ये कोशिश करेंगे जो भी टॉपिक्स आज हमने इंट्रोडक्शन दिया या उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा किया वो आपको समझ में आए
ताकि इस प्रॉब्लम को लेके जब हम आगे बढ़ेंगे और उसके अंदर पे जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, जैसे हमने सॉर्टिंग का डिस्कशन किया, सॉर्टिंग पे हमने देखा बहुत तरीके का सॉर्टिंग हमारे पास में अवेलेबल है, या सर्चिंग पे हमने देखा बाइनरी सर्च है, लीनियर सर्च है, सॉर्टिंग पे हमने क्विक सर्च के बारे में बात किया, मर्ज सर्च के बारे में बात किया। तो वो डिटेल्स आने वाले क्लास में एक एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनका मैकेनिज्म क्या है, उनका अप्रोच क्या है, किस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेशन करेंगे, किस तरीके से एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम का हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन करेंगे, और जब बहुत सारे एल्गोरिदम हमारे पास में अवेलेबल रहेंगे, उनमें से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा रहेगा, उसको किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में डिटेल्स हम आगे आने वाले जो क्लासेस होगा उसके बारे में बात करेंगे। आज का क्लासेस सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के बारे में था। दैट मीन्स ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर रहेगा, इस पे किस किस टॉपिक के बारे में हम ब्रीफली आगे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन देने का हमने प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ जो इंट्रोडक्शन आज हमने दिया है वो आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में ज़्यादा स्टडी करेंगे और जो जो डिस्कशन हमने आज किया उसको आप अच्छे से बाकी और जो रिसोर्सेस आपके पास में अवेलेबल है उसके थ्रू में आप नॉलेज को गेन करेंगे। जो आने वाले क्लासेस रहेगा उस पे हम चर्चा करेंगे इंट्रोडक्शन टू टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे मैंने आपको एनालिसिस के क्लास में बताया कि जब हम एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं तो हमारे पास में दो पैरामीटर रहता है, एक होता है टाइम और एक होता है स्पेस। कितना मिनिमम टाइम लेके और कितना मिनिमम स्पेस लेके जो हमने एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया है वो एल्गोरिदम आउटपुट दे पा रहा है कि नहीं, और जो एल्गोरिदम हमें मिनिमम टाइम और स्पेस में आउटपुट देगा उसको हम पिक करेंगे। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हम ब्रीफली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आज हमने चर्चा किया है ये आपको समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ आज मैं इस क्लास को कंप्लीट करता हूं। थैंक यू, नमस्कार।